हेलो एवरीवन, दिस इज सीएसईए दीपक अग्रवाल। वेलकम टू एमईपीएल क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि आज जबरदस्त वाला रिवीजन होने वाला है सीएमएडीडी का, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एकदम जबरदस्त वाला चैप्टर ऑडिट एंगेजमेंट। जी हाँ, CSAS 1 ऑडिट एंगेजमेंट। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ऑडिटर लोग का महाग्रंथ ऑडिट एंगेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना एंगेजमेंट के भैया शादी कैसे होगा? एंगेजमेंट तो जरूरी है ना, तो एंगेजमेंट से स्टार्ट करते हैं। चलो चलो, ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट जैसे कि आपको पता है पूरा हैंड रिटन नोट्स है हमारे पास। भैया हैंड रिटन नोट्स के बिना काम नहीं होता है। हैंड रिटन नोट्स बनता है खुद अपने हाथ से। हैंड रिटन नोट्स क्लास में बनता है, फिर उसके साथ साथ आपको भी नोट्स बनाया जाता है, रिवाइज किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, रिटन प्रैक्टिस होता है। इससे तो क्या होता है, एग्जाम में जबरदस्त वाला कॉन्फिडेंस के संग अपने बैठते हैं। चलिए, ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है? ऑडिट एंगेजमेंट चैप्टर नंबर 9 CSAS 1 Company Secretary Auditing Standard Number 1. Audit engagement is an arrangement in which the auditor will conduct audit of those transactions of the audit for which the auditor is engaged by the auditee. ठीक है, ऑडिटर क्या है? ऑडिटर ऑडिटी के बीच में क्या एक अरेंजमेंट होता है। ऑडिटर ऑडिटी के बीच में एक अरेंजमेंट होता है। उस एंगेजमेंट लेटर में सारा बात किया हुआ रहता है कि क्या काम करेगा ऑडिटर, क्या काम नहीं करेगा। ठीक है, वही होता है ऑडिट एंगेजमेंट। तो ऑडिट एंगेजमेंट कितने तरीके का होता है? ऑडिट एंगेजमेंट 3 तरीके का होता है। एक होता है न्यू एंगेजमेंट, एकदम नया, फर्स्ट टाइम उससे मिले, एकदम न्यू एंगेजमेंट। रेकरिंग एंगेजमेंट मतलब एक ही आदमी का बार बार काम कर रहे हो, तो हर साल नया एंगेजमेंट लेटर बनता है, लेकिन वही वापस से सेम 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 एग्रीमेंट बनता है। और चेंज इन एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट मतलब मान लीजिए साल के बीच में मिड टर्म में अगर मान लीजिए कुछ स्कोप में चेंजेस हो जाता है, उसको बोलते हैं चेंजेस। अडेंडम की तरह होता है वो, एक तरीके का अडेंडम होता है। एक ही काम में स्कोप बढ़ा दिया गया है, घटा दिया गया, एक ही साल के अंदर, उसी साल के अंदर में अगर स्कोप बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया, तो उसी को बोलते हैं आपका चेंज इन द एंगेजमेंट, चेंज इन द एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट। तो न्यू एंगेजमेंट क्या होता है? व्हेन द ऑडिट इज अंडरगोइंग द ऑडिट फॉर द फर्स्ट टाइम। एक कंपनी का पहली बार जीवन में ऑडिट हो रहा है, पहली बार जीवन में ऑडिट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑडिट इज फर्स्ट टाइम। जब ऑडिटी का, ऑडिटी मतलब कौन होता है? ऑडिटर जिसका ऑडिट कर रहा है वो ऑडिटी होता है। तो ऑडिटी का अगर फर्स्ट टाइम अगर ऑडिट हो रहा है, ऑडिटी का अगर फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रहा है, तो न्यू एंगेजमेंट उसके लिए भी है, मेरे लिए भी है। या फिर ऑडिटर फर्स्ट टाइम उसका ऑडिट कर रहा है, उसका पहले कोई दूसरा आदमी ऑडिट किया था, अब मैं फर्स्ट टाइम उसका ऑडिट कर रहा हूं, तो ये भी होता है। ठीक है, प्रीडेसर अगर ऑडिट ऑडिट कर रहा है, प्रीडेसर अगर ऑडिटर ऑडिट कंडक्ट किया था, अब मैं नया ऑडिट फर्स्ट टाइम कंडक्ट कर रहा हूं, मैं अगर फर्स्ट टाइम उसका ऑडिट कंडक्ट कर रहा हूं, तो फिर उसमें भी होता है न्यू एंगेजमेंट। मेरे लिए तो न्यू एंगेजमेंट है ना, तो न्यू एंगेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू एंगेजमेंट, रेकरिंग एंगेजमेंट एंड चेंज इन द एंगेजमेंट, चेंज इन द एंगेजमेंट। ओके, ठीक है, डन। डन। और ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी? कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द ऑडिटी। सीनियर मैनेजमेंट, एकदम सीनियर मैनेजमेंट अपॉइंट करता है। कौन करता है? सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट अपॉइंट करता है। सीनियर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में कौन आ जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और द पर्सन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नेंस एंड कंप्लायंस, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नेंस एंड कंप्लायंस का। एक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किसी को डेलीगेट कर दिया, ये किसको डेलीगेट कर दिया? जिसको गवर्नेंस और कंप्लायंस। भैया तुम देखो, हम लोग के पास बहुत काम है, तुम गवर्नेंस एंड कंप्लायंस देखो। हो सकता है केएमपी को डेजिग्नेट कर दे या फिर सीनियर मैनेजमेंट को डेजिग्नेट कर दे। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 51 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सीईओ को सीनियर मैनेजमेंट, सीईओ को केएमपी माना जाता है, सीएफओ को केएमपी माना जाता है, होल टाइम डायरेक्टर सीएस को या फिर एनी अदर ऑफिसर नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो ऑफ द डायरेक्टर, इन लोग को क्या माना जाता है? आपका केएमपी माना जाता है। तो केएमपी को भी माना, केएमपी को भी पावर है अपॉइंट करने का। किसको? ऑडिटर को। ठीक है, और सीनियर मैनेजमेंट को एज पर द एलओडीआर, एज पर द एलओडीआर and section 178 of the companies act, any person who is the member of the core management team बट एक्सक्लूडिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कोर मैनेजमेंट टीम है भैया, वो कोर मैनेजमेंट टीम का पार्ट है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट नहीं, उसको सीनियर मैनेजमेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सीनियर मैनेजमेंट। और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है क्या चीज का? कंप्लायंस एंड गवर्नेंस का। तो वो भी अपॉइंट कर सकता है ऑडिटी, वो भी अपॉइंट कर सकता है ऑडिटर को, वो भी ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, अगर पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है, तो फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है उसका मैनेजमेंट का हिस्सा, तो मैनेजमेंट। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर इज द मैनेजमेंट। अगर पार्टनरशिप और एलएलपी है तो कौन मैनेजमेंट है? कौन मैनेजमेंट है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो कौन मैनेजमेंट का पार्ट है? प्रोप्राइटर। कौन मैनेजमेंट का पार्ट है? प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर। ओके, अब देखिए, सीएसएस एप्लीकेबल होता है, सीएसएस एप्लीकेबल होता है, इट इज एप्लीकेबल टू द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड अंडर द सीएस एक्ट 1980, हु अंडर एन ऑडिट, हु अंडर एन ऑडिट
वेरियस प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट को दिमाग में रख के वो क्या करता है, अंडरटेक करता है, ऑडिट अंडरटेक करता है। हु अंडरटेक एन ऑडिट अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट और सेबी एक्ट और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, ठीक है। और ऑडिट अगर वॉलंटरी ऑडिट हो रहा है या फिर कोई कोर्ट या ट्राइब्यूनल अगर ऑर्डर कर रहा है, तब ये वाला एप्लीकेबल नहीं होता है, सीएसएस एप्लीकेबल नहीं होता है। सीएसएस किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, पीसीएस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जो एज पर सीएस एक्ट 1980 और वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या करता है, अंडरटेक करता है। क्या अंडरटेक करता है, ऑडिट अंडरटेक करता है। अगर वॉलंटरी ऑडिट हो रहा है मतलब कंपनी अपने आप ऑडिट करा रहा है, या फिर कंपनी अपने आप ऑडिट करा रहा है, या फिर कोर्ट या ट्राइब्यूनल का डायरेक्शन से ऑडिट हुआ है, तब ये वाला चीज एप्लीकेबल नहीं होता है, तब सीएसएस एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। डन, डन। अब देखिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है इन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट में क्या क्या चीज इन्वॉल्व है, क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। जैसे मैं एक ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहता हूं, क्या प्रोसेस है। एक है 1-to-1 बेसिस में और एक है टेंडरिंग प्रोसेस, कि आपने बिड मंगा लिया, बिड में अलग अलग सीएस लोग बिड कर दिया कि भैया हमको अपना पीसीएस बना लो। तो देखिए पीसीएस को अगर अपॉइंट करना है, इट इज डन ऑन 1-to-1 बेसिस या फिर टेंडरिंग बेसिस। पहले 1-to-1 बेसिस वाला समझते हैं, ठीक है। 1-to-1 बेसिस में क्या होता है, आप करते हो सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव ऑडिटी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर। ऑडिटर क्या करेगा ना, सिलेक्ट करेगा अपने हिसाब से ऑडिटी को। ऑडिटी नहीं सिलेक्ट करेगा भैया, ऑडिटी नहीं सिलेक्ट करेगा ऑडिटर को, ऑडिटर सिलेक्ट करेगा सिलेक्शन क्राइटेरिया के बेसिस में, स्क्रीनिंग करेगा अलग अलग ऑडिटर का। क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड एंगेजमेंट रिस्क, उस क्लाइंट को अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या रिस्क है भैया, मेरा नाम भी खराब हो जाएगा। मैं विजय माल्या का ऑडिट करूंगा तो मेरा भी लाइसेंस चला जाएगा, तो इससे अच्छा मत करो ना विजय माल्या का ऑडिट। तो ऐसा ऑडिटर को, हम लोग को ऐसा ऑडिटर को ऐसा ऑडिटी का नहीं करना है ऑडिट जिसमें क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड एंगेजमेंट रिस्क है। नंबर 2 परफॉर्मेंस रिस्क है, कि भैया तुम परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा ऑडिट। हो सकता है बहुत बड़ा कंपनी है, मैं ऑडिट नहीं कर पाऊं, तो मैं नहीं करूंगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं उसको अपना प्रोस्पेक्टिव ऑडिट ही नहीं मानूंगा। रेपुटेशन रिस्क है, भैया मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, ये बोला नहीं विजय माल्या का। एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क, भैया वो पेमेंट ही नहीं कर पाएगा। कमर्शियल्स, मेरे हिसाब से पेमेंट नहीं करेगा, मेरे हिसाब से इतना नहीं दे रहा है, बहुत कम पैसा दे रहा है, तो उसको मैं नहीं लूंगा। सिलेक्शन करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टिव ऑडिटी को, ऑडिटर सिलेक्ट करेगा ऑडिटी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर: क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड एंगेजमेंट रिस्क, परफॉर्मेंस रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क या फिर कमर्शियल्स, ठीक है। क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड एंगेजमेंट रिस्क क्या हो गया, कि भैया एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए उस क्लाइंट को, रिस्क इन्वॉल्व है, बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व है। परफॉर्मेंस रिस्क, मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, रेपुटेशन, मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, क्लाइंट का रेपुटेशन खराब है। एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क की, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगा, एंगेजमेंट नहीं हो पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। नंबर 5 कमर्शियल्स, कमर्शियल मतलब पैसा, पैसा का लेन देन ही ठीक नहीं है, ओके। ओके तो इसका देखिए एग्जांपल्स भी दिया है। क्लाइंट इन मीडिया है, देखिए बोला ना क्लाइंट एक्सेप्टेंस है, क्लाइंट इन मीडिया फॉर रॉन्ग रीजंस, वही विजय माल्या। हाईली लेवर्ड डेट बहुत ज्यादा है उसमें, टू मेनी लिटिगेशंस है, ठीक है। प्रमोशन, प्रोमोटर का जो शेयर्स है वो प्लेज है, तो नहीं होगा, ठीक है। परफॉर्मेंस रिस्क में क्या आ जाएगा, वेदर ऑडिटर हैज द रिसोर्स टू परफॉर्म, ऑडिटर के पास रिसोर्स ही नहीं है उसको ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए, ऑडिट नहीं, वो बोला ना बहुत छोटा कंपनी है मेरा और उसका कंपनी बहुत बड़ा है। ऑन एक्सेप्टिंग ऑडिट इंपैक्ट ऑन ऑडिटर्स रेपुटेशन, रेपुटेशन खराब हो जाएगा, रेपुटेशन रिस्क। एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क दैट द ऑडिटर विल नॉट फॉलो एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऑडिटी कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करेगा, भैया गन दिखा के कुछ भी कर सकता है, गुंडा का ऑडिट कर देगा क्या, गन दिखा के कुछ भी कर देगा। कमर्शियल्स, ऑडिट फीस ठीक से ही नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आया, ये हो गया, आप सिलेक्शन कर रहे हो, स्क्रीनिंग कर रहे हो। उसके बाद क्या स्टेप आ गया, कम्युनिकेशन टू द प्रपोज्ड ऑडिटी अबाउट विलिंगनेस टू बिकम द और बिकम इट्स ऑडिटर। अब फिर क्या करेगा, कंपनी कम्युनिकेट करेगा ऑडिटर, कंपनी कम्युनिकेट करेगा, सॉरी ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा, ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा ऑडिटी को। ऑडिटर का स्क्रीनिंग कर लिया, स्क्रीनिंग के बेसिस में सिलेक्ट कर लिया। मान लो मैंने स्क्रीनिंग किया अदानी, रिलायंस, इन्फोसिस और टाटा, उसमें से मैंने रिलायंस को सिलेक्ट किया, रिलायंस को सिलेक्ट कर लिया। मैं रिलायंस को प्रपोज करूंगा कि देखो मैं विलिंगनेस है, मेरा विलिंगनेस है कि मैं तुम्हारा ऑडिटी बन सकता हूँ, ठीक है, ऑडिटर तुम्हारा बन सकता हूँ। फिर उसके बाद एक प्री एंगेजमेंट मीटिंग होगा विद द मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड क्लाइंट बिजनेस, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्कोप ऑफ द वर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, वेदर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इज फॉलोड और नॉट। तो एक प्री एंगेजमेंट मीटिंग होगा, क्या होगा, एक प्री एंगेजमेंट मीटिंग होगा अंडरस्टैंड करने के लिए क्लाइंट का बिजनेस क्या है, साइज क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, स्कोप ऑफ वर्क क्या है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क देखूंगा, इंटरनल कंट्रोल ठीक है कि नहीं देखूंगा, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम तुम लोग फॉलो करता है कि नहीं करता, ये सारा चीज को मेरे को ध्यान में रख के फिर उसके बाद मेरे को प्री एंगेजमेंट मीटिंग के बाद रिटन एंगेजमेंट लेटर साइन करना पड़ेगा, रिटन एंगेजमेंट लेटर साइन करना पड़ेगा, उसमें पूरा स्कोप ऑफ वर्क लिखा देगा। बिफोर एक्सेप्टिंग the audit, the auditor shall give eligibility certificate, अपना एक eligibility certificate देना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑडिट्स कर सकते हैं ना, लिमिटेशंस है, कितना ऑडिट कर सकते हैं नहीं कर सकते, हम लोग आगे पढ़ेंगे। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हाँ मैं ये ऑडिट कर सकता हूँ, मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, साथ ही साथ विद इन द लिमिट है मेरा, ओके। ओके डन, डन यहाँ पे, डन डन डन,
ओके। अब देखिए, अब टेंडरिंग प्रोसेस क्या होता है, टेंडरिंग सिस्टम भी होता है, टेंडरिंग सिस्टम से भी ऑडिट मिलता है, टेंडरिंग सिस्टम से। तो ये आ गया टेंडरिंग प्रोसेस, ठीक है। इन केस द ऑडिट हैज इनवाइट ऑडिटी हैज इनवाइटेड बिड्स, ऑडिटी अगर बिड मंगा रहा है थ्रू टेंडरिंग प्रोसेस, देन द ऑडिटर शैल हैव अ प्री बिड मीटिंग, बिडिंग करने से पहले एक मीटिंग करना पड़ेगा मैनेजमेंट के संग कि भैया साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नेचर ऑफ क्लाइंट बिजनेस क्या है, देन ओनली आप अपना ऑडिट बिड करिए, नहीं तो फिर बिड मत करिए, पहले एक प्री बिड मीटिंग कर लीजिए। मीटिंग करने के बाद आप अपना बिड डालिए, ये नहीं कि आप बिड कर दिए फिर उसके बाद मना कर रहे हो, तो पहले ही मीटिंग कर लीजिए। फिर उसके बाद आप अपना टेक्निकल बिड डालिए, उसमें अपना रेट वेट कोट कर दीजिए। फिर उसके बाद रिटन एंगेजमेंट साइन करिए, रिटन एंगेजमेंट साइन करने के बाद एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ऑडिटर को, ठीक है। ओके अब एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होता क्या है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट में क्या क्या लिखा रहता है, नंबर ऑफ ऑडिट इज विद इन द सीलिंग लिमिट, दैट इज पैरा 2 ऑफ CSAS 1। पैरा 2 ऑफ CSAS 1 बोलता है कि तुम्हारा ऑडिट को विद इन द लिमिट होना चाहिए। नो सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पैरा 3 ऑफ CSAS 1, वही सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वही लोन वाला पार्ट, लोन वाला बात जो लिखा हुआ है, 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल जहां लिखा हुआ है, वो सारा चीज, ठीक है। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन रेंडरिंग द सर्विसेज, नो रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में, एंड इज नॉट डिबार्ड अंडर डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म ऑफ ICSI, ठीक है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए डिबार तो नहीं हुआ है। तो ये सारा चीज वहां पे देना पड़ेगा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट में। नंबर ऑफ ऑडिट्स इज विद इन द लिमिट एज पर पैरा 2, नंबर नो सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन रेंडरिंग ऑफ प्रोविजन सर्विस, एंड ही इज नॉट डिबार्ड अंडर डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया हुआ होना चाहिए उसके अगेंस्ट में, ठीक है। डन, डन और नॉट, ठीक है। डन, डन। तो ये होगा एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का बात, ओके। ओके अब देखिए, क्राइटेरिया फॉर डिक्लाइंग और विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट, देखिए एंगेजमेंट से विड्रॉ भी कर सकते हैं, एंगेजमेंट से अपने विड्रॉ भी कर सकते हैं। कब विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट, क्लाइंट इज इंपैक्टिंग ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, ऑडिटर का इंडिपेंडेंस अगर क्लाइंट इंपैक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्लाइंट ऑडिटर का इंडिपेंडेंस को इंपैक्ट कर रहा है, तो ऑडिटर क्या कर सकता है भैया, विड्रॉ कर सकता है। या फिर लैक ऑफ टेक्निकल स्किल और नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री, तुम्हारे पास टेक्निकल स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है इंडस्ट्री का, तो भी तुम क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो अपना बिड को, विड्रॉ कर सकते हो अपना बिड को। या फिर अनयूजुअल रिस्क है, तुमको थ्रेट्स दे रहा है क्लाइंट, क्या कर रहा है, थ्रेट्स दे रहा है क्लाइंट, क्या कर रहा है, थ्रेट्स दे रहा है, क्लाइंट इज इंपैक्टिंग ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। या फिर लैक ऑफ टेक्निकल स्किल या फिर नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री नहीं है तुमका, जिस इंडस्ट्री में क्लाइंट है। या फिर अनयूजुअल रिस्क है, अनयूजुअल रिस्क है, तो भी अब तुम एंगेजमेंट से विड्रॉ कर सकते हैं, तो भी तुम क्या कर सकते हैं, एंगेजमेंट से विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जब भी अपने कंपनी की, जब भी तुम्हारा एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे हम लोग को कंपलसरी है कि हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे प्रीवियस ऑडिटर के संग, क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, ओके। ओके तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा प्रीवियस ऑडिटर के संग, बिकॉज इट्स अ कंपल्शन, जब भी नया ऑडिट करोगे हम लोग को प्रीवियस ऑडिटर, जो पुराना ऑडिटर था कंपनी का, उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। द ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट शैल कम्युनिकेट वाया रजिस्टर्ड पोस्ट AD और कुरियर और बाय हैंड टू द प्रीडेसर और प्रीवियस ऑडिटर अबाउट हिज ऑडिट एंगेजमेंट इन द फॉर्मेट एज पर क्लॉज 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, ऑफ CS एक्ट 1980। तो CS एक्ट 1980 के अंदर में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय कुरियर और बाय हैंड पुराना ऑडिटर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा इन द फॉर्मेट एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द क्लॉज 8 पैरा 1 फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द CS एक्ट, ओके। ये हम लोग पूरा फॉर्मेट किए हैं, आप लोग को पता है पूरा फॉर्मेट जबरदस्त तरीके से हम लोग ने क्लास में किया है, ओके। और what are the areas where CS in practice shall communicate with the previous incumbent auditor as per clause 8 of para 1 of first schedule of the company secretary, कहाँ कहाँ पे हम लोग को कम्युनिकेट करना पड़ता है, कौन कौन सा नया काम के लिए हम लोग को प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेट करना पड़ता है। अगर कोई हम एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर एनुअल रिटर्न साइन कर रहे हैं, सर्टिफाई कर रहे हैं, एनुअल रिटर्न साइन कर रहे हैं, अगर एनुअल रिटर्न MGT 7 में, MGT 8 में अगर हम लोग सर्टिफाई कर रहे हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं, अभी जो हम लोग ने रिवीजन में पढ़ा सेक्रेटरियल ऑडिट अंडर सेक्शन 204 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अगर वो कर रहे हैं, या फिर सेक्रेटरियल ऑडिट कर रहे हैं मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी का अंडर रेगुलेशन 24 ऑफ द सेबी LODR रेगुलेशन, या फिर सेक्रेटरियल ऑडिट कर रहे हैं कोई लिस्टेड एंटिटी का अंडर रेगुलेशन 24 ऑफ द सेबी, इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनल ऑडिट कोई DP का कर रहे हैं, कंप्लायंस ऑफ इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट विद इन 30 डेज ऑफ द ट्रांसफर सब डिवीजन कंसोलिडेशन सर्टिफिकेट दैट द नेम ऑफ द डायरेक्टर आर डिबार्ड और डिस्क्वालिफाइड, ये सारा अगर सर्टिफिकेशन का काम कर रहे हैं, ये अगर सर्टिफिकेशन का काम कर रहे हैं, ये कोई भी काम अंडरटेक करते हैं, ये जो 9-10 काम हम लोग ने किया, अगर ये कुछ भी काम अगर हम लोग कर रहे हैं, नया काम ले रहे हैं, तो हम लोग को प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। और 7 दिन तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा रिप्लाई का प्रीवियस ऑडिटर का, और जो रिप्लाई में जो बात लिखेगा उसको हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, ओके।
ओके उसको क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को वेट करना पड़ेगा और कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। और जो फॉर्मेट है प्रीवियस इनकम्बेंट का, हम लोग ने ऑलरेडी मैट में पेज नंबर 372 में सारा चीज कर लिया है, तो अभी ये रिवीजन क्लास है, अभी फॉर्मेट नहीं देखेंगे, प्रीवियस ऑडिटर को कैसे कम्युनिकेट करते हैं, पूरा फॉर्मेट है। एज पर फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट क्या है, एज पर क्लॉज 8 ऑफ पैरा 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, उसी के हिसाब से हम लोग को कम्युनिकेट करना पड़ता है, और वो फॉर्मेट जरूर से देख के जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ओके ओके अब टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट देखते हैं, क्या टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट रहता है, ठीक है। क्या टर्म्स लिखा रहेगा ऑडिट एंगेजमेंट में, क्या क्या बात लिखा रहेगा, सबसे पहले लिखा रहेगा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, आपका ऑडिट में क्या क्या चीज कवर्ड रहेगा, ऑडिटर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या ऑडिट रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर लिमिटेशंस क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशंस, ऑडिट प्लान क्या रहेगा, कैसे आप ऑडिट कंडक्ट करोगे पूरा प्लान, पर्पस ऑफ द ऑडिट क्या है, इंटरनल ऑडिट है कि सेक्रेटरियल ऑडिट है, कंप्लायंस ऑडिट है, क्या ऑडिट है, ठीक है। टाइमलाइन क्या रहेगा ऑडिट का, डिटेल्स ऑफ प्रीवियस ऑडिटर, डिटेल्स ऑफ प्रीवियस ऑडिटर, और उसके बाद ऑडिट फीस, ये सारा चीज आपका लिखा रहेगा टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट, ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी, ऑडिटीज रिस्पांसिबिलिटी, ऑडिटर, ऑडिट रिस्क, ऑडिट लिमिटेशंस, ऑडिट प्लान, पर्पस ऑफ द ऑडिट, टाइमलाइन ऑफ द ऑडिट, डिटेल्स ऑफ प्रीवियस ऑडिटर, एंड उसके बाद ऑडिट फीस, ठीक है। ऑडिट फीस, ये सारा बात कहां लिखा रहेगा, ये सारा बात टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में लिखा रहेगा, टर्म्स मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारा चीज लिखा रहेगा। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, ऑडिट लिमिटेशंस, क्या क्या चीज ऑडिटर चाहेगा भी तो नहीं उसको पता चल पाएगा, ऑडिट प्लान, दे आर इनहेरेंट लिमिटेशन ना, ऑडिट का प्लान क्या रहेगा, पर्पस ऑफ ऑडिट क्या रहेगा, टाइमलाइन कितना दिन में ऑडिट कंप्लीट होगा, डिटेल्स ऑफ प्रीवियस ऑडिटर एंड ऑडिट फीस, ये सारा चीज उसमें लिखा रहेगा, ठीक है। ऑडिट फीस एंड एक्सपेंसेस, ऑडिटी का जो फीस है विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग 5 फैक्टर्स, 5 मेजर फैक्टर्स, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतना बड़ा ऑडिट फीस, नेचर ऑफ बिजनेस, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, नेचर ऑफ द बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ बिजनेस, भले ही ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है लेकिन नेचर ऑफ बिजनेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, बहुत सारा इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लग रहा है, तो भैया तुम्हारे को फीस ज्यादा लेना पड़ेगा। इंटरनल कंट्रोल एंड टेक्नोलॉजी, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है कि ट्रेडिशनल मॉडर्न मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, एक बटन दबाने से सारा रिपोर्ट्स आ जाता है, तो फिर उसका ऑडिट कम लगेगा ना। स्कोप ऑफ वर्क, ज्यादा काम कर रहा है भैया, बहुत सारा चीज इंक्लूडेड है, इतना सारा चीज, और फ्रीक्वेंसी, साल में एक बार करना है कि कंटिन्यूअस टाइप का ऑडिट है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा तो उसके हिसाब से ऑडिट का फीस चार्ज होगा, तो ये सारा फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। और भी बहुत सारा फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, टाइप ऑफ ऑडिट, कौन सा ऑडिट है, टाइप ऑफ ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट है, कौन सा है, खाली साइन करना है, सर्टिफिकेशन करना है, क्या काम है, टाइप ऑफ कंपनी, पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक्सपीरियंस, अगर ज्यादा एक्सपीरियंस ऑडिटर को रखेंगे तो ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा भैया एक्सपीरियंस आदमी, विराट कोहली है तो विराट कोहली जैसा रखेगा ना, हार्दिक पांड्या जैसा चार्ज करेगा। एस्टिमेटेड मैन और, जितना ज्यादा टाइम लगेगा ऑडिट का कंप्लीशन में, और आईसीएसआई का गाइडलाइंस, आईसीएसआई गाइडलाइंस बोला है कि कितना फीस अपने चार्ज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते, ठीक है, एग्जॉर्बिएंट अमाउंट नहीं चार्ज कर सकते, तो फीस, ये सारा फैक्टर्स में डिपेंडेंट है, ओके। ऑडिट फीस कैनॉट बी, ऑडिटर जो फीस है अपना, इट कैनॉट बी, ऑडिटर शैल नॉट पे एनी ब्रोकरेज और कमीशन ऑन दी ऑडिट फीस, किसी को ब्रोकरेज या कमीशन नहीं देगा काम दिलाने के लिए। रिलायंस का मैंने ऑडिट पकड़ा, मैं किसी को फीस का कुछ परसेंटेज कमीशन नहीं दे सकता, ब्रोकरेज नहीं दे सकता, ये सब नहीं अलाउड है एज पर क्लॉज 2 ऑफ शेड्यूल 1, इसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है, ठीक है। कंटिजेंट नहीं हो सकता भैया, देखो तुमको तुम्हारा कंपनी में मैंने ये चीज पकड़ लिया ना तो मेरे को ज्यादा फीस देना, कंटिजेंट नहीं हो सकता। या फिर बेस्ड अपॉन फाइंडिंग्स ऑफ सर्टेन थिंग्स, बेस्ड अपॉन सर्टेन फाइंडिंग्स भी नहीं हो सकता, कंडीशन भी नहीं हो सकता, ठीक है। एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी हम लोग नहीं चार्ज कर सकते, एज पर क्लॉज 9 ऑफ शेड्यूल 1, इट इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है। और और लो टू compete और क्रिएट अ प्राइस वॉर, किसी दूसरे के संग प्राइस कंपटीशन के चक्कर में हम लोग ज्यादा लो भी नहीं जा सकते, ठीक है, ज्यादा लो भी नहीं जा सकते। ऑडिटर कैन नॉट पे एनी ब्रोकरेज और कमीशन, कंटिजेंट नहीं हो सकता है, इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन सर्टेन फाइंडिंग्स, एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी हम लोग चार्ज नहीं कर सकते, और इतना भी लो नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू compete और क्रिएट अ प्राइस वॉर, ये सब नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, ऑडिट फीस इन केस ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट कौन फिक्स करता है, बीओडी, इट इज फिक्स्ड बाय बीओडी इन केस ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट, ओके। ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ठीक है, ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। हम लोग सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 में देखे, प्रोमोटर्स प्रोमोट्स इंडिपेंडेंस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को जैसे इंडिपेंडेंट रहना पड़ता है वैसे ही एक सीएस को भी इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। पर्सन होल्डिंग शेयर्स इन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और फेलो सब्सिडरी, या फिर इंडेटेड है 5 लाख से ज्यादा, या फिर गारंटी दिया हुआ 1 लाख से ज्यादा, या फिर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप है, या फिर रिलेटिव है किसी डायरेक्टर का या केएमपी का, तो उसका इंडिपेंडेंस हिंडर होता है, तो इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा ऑडिटर को। अगर ये सारा कुछ कंडीशन है तो ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर वो होल्ड करके रखा है शेयर्स कंपनी का, या फिर इंडेटेड है 5 लाख से ज्यादा में, या फिर गारंटी दिया हुआ 1 लाख से ज्यादा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप है, या फिर रिलेटिव है किसी डायरेक्टर का या केएमपी का, ठीक है। हम लोग ने पूरा जबरदस्त तरीके से सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 पढ़ा है, ठीक है, क्लास में, ओके।
इफेक्ट्स ऑफ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, तो आ जाओ आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड सब्सटैंशियल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। ओके, आ जाओ सबसे उसके पहले देख लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। हम लोग ने पढ़ा ना ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ऑडिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में। तो ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है? टू कंडक्ट ऑडिट एज पर द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ऑडिट एज पर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होना चाहिए। अगर ऑडिटर ने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में लिख दिया कि हाँ इस चीज का ऑडिट करेगा, तो उस चीज का ऑडिट करना पड़ेगा। अगर वो लिखा है कि हम लोग बैलेंस शीट, पीएल ये सब नहीं देखेंगे, तो नहीं देखना है, उसके ऊपर कमेंट नहीं करना है, ठीक है। टू डेप्यूट ऑडिट टीम विच हैज द नॉलेज ऑफ लॉ, जिसको नॉलेज है वैसा टीम को भेजना पड़ेगा, अनपढ़ आदमी लोग को नहीं भेजना पड़ेगा जिसको कंप्यूटर ही नहीं स्टार्ट करना आता है। अरे भैया वो कंप्यूटर नहीं स्टार्ट कर पा रहा है, रुके भैया हम आते हैं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बढ़िया टीम तो नॉलेज वाला टीम देना पड़ेगा। ऑडिटर एंड द ऑडिट टीम एंश्योर दैट हाई एथिकल स्टैंडर्ड एंड ड्यू प्रोफेशनल केयर, वो लोग को बढ़िया से काम करना पड़ेगा, एथिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना पड़ेगा और प्रोफेशनल ड्यू डिलिजेंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लाइंट का डेटा लेके भाग नहीं जाएगा, क्लाइंट का यहाँ से क्लाइंट का वास उठा के भाग रहा है, क्लाइंट का कंप्यूटर लेके भाग गया, डेटा का कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करना पड़ेगा। क्लाइंट का अगर प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप मिलता है, तो उसके बेसिस में वो कभी भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, ठीक है। डन। अब आ जाओ ऑडिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू प्रोवाइड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना पड़ेगा अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स को। एक बार आपने ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए बोल दिया, आप उसको रोक नहीं सकते बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने के लिए, ठीक है। टू प्रोवाइड टाइमली इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन एज रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटर, टाइमली इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। जब जितना टाइम पे तुमको ऑडिटर को चाहिए इन्फॉर्मेशन, वो तुमको देना पड़ेगा। टू प्रोवाइड written representation for audit assertion, that is finding and auditors फाइंडिंग ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर कुछ भी असर्शन करता है, मतलब कुछ भी फाइंडिंग्स करता है, उस फाइंडिंग का तुमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। अगर ऑडिटर को लगता है कि कहीं पे फ्रॉड हुआ है, ऑडिटर तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो तुमको रिटर्न में आंसर देना पड़ेगा ऑडिटर को, बिकॉज इट एक्ट एज एन ऑडिट एविडेंस। ओके, इट एक्ट एज एन ऑडिट एविडेंस, वर्किंग पेपर बनाने में हेल्प करता है वो, ठीक है। टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ प्रीवियस या प्रीवियस ऑडिटर, तुमको अगर ऑडिटर पूछता है कि ये काम आपने किसी पिछला ऑडिटर से कराया था, उसका डिटेल दीजिए क्योंकि मेरे को कम्युनिकेट करना है, बोलेगा नहीं हम नहीं देंगे, ऐसे नहीं चलेगा भैया, तुमको देना पड़ेगा, ठीक है, तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटी। एक बार देख लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटी, एकदम जबरदस्त तरीके हैंड रिटन नोट्स बना के हम लोग काम किए, ठीक है। अब आ जाइए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए जब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, तब उस केस में ऑडिटर को अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ता है। अगर मान लीजिए ऑडिटर का कुछ शेयर होल्डिंग है या फिर उसका कुछ बिजनेस रिलेशनशिप है या ट्रांजैक्शन है, उसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है, ठीक है, उसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है। अगर सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ही कैन नॉट एक्सेप्ट दी ऑडिट एंगेजमेंट। अगर सब्सटैंशियल नहीं है, बहुत बड़ा वाला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो ही कैन एक्सेप्ट द ऑडिट, बट ऑडिटर नीड टू डिस्क्लोज टू द ऑडिटी बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। ऑडिटर को ऑडिटी को बताना पड़ेगा, देखो भैया मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है लेकिन सब्सटैंशियल नहीं है, ठीक है, मैं तुमको डिस्क्लोज कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ऑडिटी का मर्जी है तुमको काम देगा कि नहीं देगा। बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? ऑडिटी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसको बोलते हैं? सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसको बोलते हैं व्हेन द ऑडिटर इज होल्डिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज थ्रू पार्टनर, वाइफ, डॉटर एटसेट्रा, ठीक है, हु आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन द ऑडिट, हु आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन ऑडिटर, ठीक है। अगर ऑडिटर डायरेक्टली अगर या इनडायरेक्टली होल्ड करके रखता है, इनडायरेक्टली मतलब थ्रू ऑडिटर और थ्रू पार्टनर, वाइफ, डॉटर एटसेट्रा, हु आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट अपॉन द ऑडिटर, ठीक है, मोर देन 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट, मोर देन 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट, या फिर और पेड अप शेयर कैपिटल विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ मोर देन 50,000, मोर देन 50,000 का अगर नॉमिनल वैल्यू का शेयर एक्सेप्ट करता है, मोर देन 50,000 का अगर एक्सेप्ट करता है, मोर देन 50,000 का अगर एक्सेप्ट करता है, तो क्या हो जाएगा? मोर देन 50,000 का अगर एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? अगर मोर देन 50,000 का अगर वो पेड अप शेयर कैपिटल नॉमिनल वैल्यू जिसका देखो फेस वैल्यू जिसका 50,000 से ज्यादा है, मार्केट प्राइस नहीं बोल रहा है, फेस वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, फेस वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है, तब वो क्या हो जाएगा? उसको सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा, विच एवर इज लोअर, ठीक है। होल्डिंग मोर देन 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट, और पेड अप शेयर कैपिटल विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ मोर देन 50,000, विच एवर इज लोअर, अगर ऐसा कुछ है तो उसको सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा, सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। या फिर इंडेटेड फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹5 लाख, अगर इंडेटेड है 5 लाख से ज्यादा का अमाउंट, ठीक है, एक्सीडिंग 5 लाख,
ठीक है। एनी या फिर एनी अदर इंडेंटिस विच कैन हैम्पर द इंडिपेंडेंस इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। अगर 5 लाख से ज्यादा है तो उसको माना ही जाएगा कि ठीक है वो तो भैया सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। या फिर 5 लाख से कम है लेकिन जिसके कारण उसका इंडिपेंडेंस खराब हो जाएगा। सपोज मान लीजिए कोई आदमी है पुचका वाला, अगर वो 5 लाख रुपया दे देता है उसके लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है ना 5 लाख रुपया। अगर छोटा सा ऑडिटर अगर वो 5 लाख से कम अमाउंट दिया है, 2.5 लाख ही दिया है, लेकिन वो 2.5 लाख के चक्कर में उसका इंडिपेंडेंस खराब हो जाएगा तो भैया उसके लिए वो सब्सटेंशियल हो जाएगा। तो एनी अदर इंडेटनेस that hampers the independence, any other indebtedness that hampers the independence, मतलब ये 5 लाख से कम है लेकिन उसका हैम्पर हो जा रहा है इंडिपेंडेंस, उसको सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है। or who was in employment in the last 2 years, who was in employment in the last 2 years, whether in the company or any wholly owned subsidiary, in the company or wholly owned subsidiary, तुम उस कंपनी का या उसका wholly owned subsidiary का एम्प्लॉयमेंट में था पिछला 2 साल में, ठीक है, तब उस केस में तुम उसका ऑडिट नहीं ले सकता है, उसका ऑडिट नहीं ले सकता है। लेकिन मान लो तुम जिस कंपनी में तुमने 2 साल पहले तुम उसका एम्प्लॉयमेंट में था, अब तुम किसी कंपनी को ज्वाइन कर ले रहा है, किसी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर लेता है जो कि सीएस का फर्म है, उसमें तुम एम्प्लॉय है, उसका पार्टनर नहीं है, तुम उसका अगर एम्प्लॉय है तब तुम कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज तुम ऑडिट नहीं कर रहा है, तुम एज एन एम्प्लॉयर ऑडिट कर रहा है, तुम एज एन एम्प्लॉय ऑडिट कर रहा है। ठीक है, तुम एज एन एम्प्लॉय ऑडिट कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 चीज है, वेदर यू आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्डिंग मोर देन 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट, और पेड अप शेयर कैपिटल जिसका नॉमिनल वैल्यू कितना है 50,000 से ज्यादा, या फिर इंडेटेड विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज, इंडेटेड विद एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹5 लाख। ठीक है, या फिर एनी अदर इंडेटनेस विच हैम्पर्स इट्स इंडिपेंडेंस, या फिर हु वाज इन एम्प्लॉयमेंट द लास्ट 2 years, वेदर इन द कंपनी और उसका होली ओन्ड सब्सिडरी में। ठीक है, लेकिन मान लो तुम अगर तुमने एम्प्लॉयमेंट में था, अब तुम जो कंपनी ज्वाइन किया उसका एम्प्लॉय है, तुम जो कंपनी ज्वाइन किया उसका एम्प्लॉय है, तुम खुद ऑडिट नहीं कर रहा है, एज एन एम्प्लॉय टीम मेंबर बन के जा रहा है, तब तुम कर सकते हो ऑडिट। ठीक है, ठीक है। अगर ये लिमिट ब्रीच होता है देन इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉपर डिस्क्लोजर शुड बी देयर। ठीक है, इफ एक्सीड्स देन डिबार्ड फ्रॉम द एंगेजमेंट, इफ एक्सीड्स ये लिमिट से अगर एक्सीड हो जाता है देन यू आर नॉट डिबार्ड, यू आर डिबार्ड, यू कैन नॉट डू द ऑडिट, यू कैन नॉट डू द ऑडिट, यू कैन नॉट डू द ऑडिट। ओके, एक बार इसके ऊपर है ना बहुत सारा आपका वो है इलस्ट्रेशन है, वो एक बार देख लेते हैं अपने। देखिए, मिस्टर ए बी सी आर द पार्टनर, मिस्टर ए बी सी आर पार्टनर ऑफ ए बी सी एल एल पी। ठीक है, अब प्रैक्टिसिंग सी एस, बी होल्ड्स, बी होल्ड 1% ऑफ द पेड ऑफ शेयर कैपिटल इन एक्स वाई जेड, बी कितना होल्ड करता है 1%। ठीक है, बी होल्ड 1% इन द पेड ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ एक्स वाई जेड। वाइफ एंड डॉटर ऑफ ए का जो वाइफ एंड डॉटर है वो लोग होल्ड करता है 1% ईच, 1% ईच होल्ड करता है। तो ए को बी कितना होल्ड कर रहा है 1%, एंड वाइफ और डॉटर ऑफ ए होल्ड 1%, 1% ईच। ठीक है, भले ही बी 1% होल्ड कर रहा है लेकिन ए का वाइफ और डॉटर कितना होल्ड कर रहा है 1% और 1%, तो तीनों का मिला के कितना हो गया 2% से एक्सीड हो गया, 2% से एक्सीड हो गया, देन इन दैट केस इसको सब्सटेंशियल ऑडिट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा, वो लोग ऑडिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सारा ऑडिटर का, सारा पार्टनर लोग का मिला के लिमिट देखा जाता है। ठीक है, ए बी सी किस में पार्टनर है, ए बी सी एल एल पी में पार्टनर है। ठीक है, और ए होल्ड 1%, ए कितना होल्ड कर रहा है 1%। ठीक है, एंड बी होल्ड शेयर विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ 60,000, तो नॉमिनल वैल्यू 50,000 से एक्सीड हो जा रहा है ना, तो ए का होल्डिंग देखने का दरकार नहीं, बी 50,000 से ज्यादा हो जा रहा है, इन दैट केस दे आर नॉट एलिजिबल, दे आर नॉट एलिजिबल। ए बी एंड सी आर पार्टनर ऑफ ए बी सी, ए बी एंड सी आर पार्टनर ऑफ ए बी सी, ए एंड बी ईच होल्ड 0.5%, 0.5% ऑफ द पेड शेयर कैपिटल, नॉमिनल वैल्यू ऑफ सच शेयर्स आर 20,000 एंड 20,000। बताइए ए होल्ड कर, ए ऑडिट कर सकता है कि नहीं कर सकता है भैया, सब्सटेंशियल तो नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एज पर CSAS 1 बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। यहाँ पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पे दोनों में, इसमें था सब्सटेंशियल और इसमें था सब्सटेंशियल। ठीक है, इसमें भी सब्सटेंशियल था, इसमें भी सब्सटेंशियल था, यहाँ क्यों नहीं सब्सटेंशियल है, बिकॉज दोनों का मिला के 40,000 ही हो रहा है ना, और 0.5 मिला के 1% ही हो रहा है, तो 2% से कम है और 50,000 से भी कम है। ओके, अब आ जाइए, ए बी सी आर पार्टनर्स ऑफ ए बी सी एल एल पी। ठीक है, ए होल्ड 1% पेड ऑफ शेयर कैपिटल इन एक्स वाई जेड, ए होल्ड कितना करता है 1% पेड ऑफ, द नॉमिनल वैल्यू ऑफ सच शेयर इज 60,000, लेकिन मार्केट वैल्यू है 40,000। तो भैया लॉ में क्या बोला है 2% से ज्यादा या फिर नॉमिनल वैल्यू 50,000 से ज्यादा, मार्केट वैल्यू को हमको मतलब नहीं है, तो 60,000 से ज्यादा है तो सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दी ऑडिट। ओके, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दी ऑडिट। ओके, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स ऑफ ए बी सी एल एल पी। ठीक है, ए होल्ड कितना 1% पेड ऑफ शेयर कैपिटल, नॉमिनल वैल्यू कितना है 60,000,
XYZ लिमिटेड वांट टू गिव इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट टू एबीसी एलएलपी। तो भैया एबीसी एलएलपी एक पीसीएस है ना, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, तो भैया ऑडिट करने से पहले दो चीज देखना पड़ेगा, 2% से ज्यादा या 50,000 से ज्यादा, कोई भी ऑडिट होगा, इंटरनल ऑडिट हो चाहे कोई भी ऑडिट हो, ठीक है। ही इज नॉट एलिजिबल बिकॉज यहाँ पे सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। इंडेटेड बोला ना, 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50,000 से ज्यादा नहीं, 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बोला ए बी एंड सी हैज टेकिंग अ पर्सनल लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम एक्स वाई जेड से कितना लिया है पर्सनल लोन, ए लिया है कितना, ए कितना लिया है लोन एक्स वाई जेड से कितना लोन लिया है 5 लाख का लोन, ठीक है। मिस्टर वेयर इन मिस्टर बी हु इज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अ फ्रेंड ऑफ ए का फ्रेंड है, द पेमेंट ऑफ सच लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग फ्रॉम ए हैज। बोलिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं, बताइए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं है। ए लोन लिया है, ए क्या किया है लोन लिया है, बी क्या है बी पार्टनर है, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, वो लोन लिया XYZ से कितना का 5 लाख का। बी क्या है, बी उसका डेजिग्नेटेड पार्टनर, बी क्या है, बी क्या है, बी हु इज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अ फ्रेंड ऑफ ए, इज अ फ्रेंड ऑफ ए, ठीक है। बोलिए ये ए क्या है फ्रेंड ऑफ ए है, ठीक है। बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। ए क्या किया है XYZ से क्या किया है लोन लिया है, बी क्या है डेजिग्नेटेड पार्टनर है, डेजिग्नेटेड पार्टनर है, डेजिग्नेटेड पार्टनर हो गया ना भैया, तो ए एंड बी दोनों पार्टनर हो गया, डेजिग्नेटेड पार्टनर है, ठीक है। अब बताइए XYZ ये कर सक ए एंड ए बी सी कर ए दोनों मिलके एक्स वाई जेड एलएलपी को कर सकता है कि नहीं कर सकता है, भैया कर सकता है, क्योंकि 5 लाख से लिमिट एक्सीड नहीं हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है लेकिन सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, बिकॉज लिमिट क्या है 5 लाख से ज्यादा, ये पूरा 5 लाख है, 5 लाख से ज्यादा का लिमिट है, ठीक है। A is a practicing secretary. He has undertaken a loan of 5 lakh from XYZ Limited, wherein his uncle is a managing director. Mr. A has been offered to undertake secretarial audit, ठीक है। तो बोलिए यहाँ पे भी 5 लाख से ज्यादा नहीं हो रहा है, सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, 5 लाख से ज्यादा होने पे सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। मिस्टर पी इज अ प्रैक्टिसिंग ही इज ऑफर टू कंडक्ट अ सेक्रेटरी ऑडिट, मिस्टर पी हैज अंडरटेकिंग अमाउंट ऑफ 6 लाख रुपीज, तो यहाँ पे 5 लाख से ज्यादा हो जाता है ना, तो यहाँ पे सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। ओके, ओके, डन, डन। अब ये 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वाला है, 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वाला भी हम लोग ने कर लिया। अगर देखिए यहाँ पे देखिए सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला देख लीजिए। ए वॉज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ पी क्यू आर, ए किसका सेक्रेटरी है पी क्यू आर लिमिटेड का। सी एस है, क्या है सी एस, सी एस मतलब एम्प्लॉय, पीसीएस नहीं है सी एस है, देखिए सी एस लिखा हुआ है ना, ठीक है। ऑफ कि कहां से था 1 अक्टूबर 15 से लेके 31 मई 2018, ठीक है, इतना साल तक काम किया। ही लेफ्ट द जॉब ऑन 31 मई 2018, ठीक है, एंड ज्वाइंड ए बी सी एन एसोसिएट एज एन एम्प्लॉय। इसको छोड़ के कहाँ चला गया ए बी सी एंड एसोसिएट्स। अब बोल रहा है ऑन 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 को क्या किया गया एबीसी इसको अपॉइंट कर लिया, एबीसी को अपॉइंट किया गया पीक्यूआर लिमिटेड का पीसीएस। तो बोलिए हो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, 2 साल का तो लिमिट है, 31 मई 2018 से लेके 31 मई 2020 तक तो कोई भी काम नहीं कर सकता ना तुम उस कंपनी का, बिकॉज तुम उसमें एम्प्लॉयमेंट में था। 31 मई 2020 तक तुम कोई काम नहीं कर सकता, ये 2 साल तक तुम कोई भी उसी कंपनी का जिस कंपनी का तुम एम्प्लॉय था काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो एबीसी एसोसिएट में पार्टनर नहीं है, एम्प्लॉय है, कर सकता है क्योंकि ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी एंड एसोसिएट, ही इज नॉट अ पार्टनर ऑफ एबीसी एंड एसोसिएट। तो एबीसी एंड एसोसिएट कैन अंडरटेक द ऑडिट, कैन अंडरटेक द ऑडिट, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, ओके, डन। अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो क्या होता है, देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर होगा तो क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो क्या होगा, देखिए what are the effect of conflict of interest as per clause 4 of part 1 of second schedule, auditor shall be independent and shall not accept any audit engagement in which he has substantial interest without disclosing it, विदाउट डिस्क्लोजिंग इट। अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट अगर होगा तो तुम भैया एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता ऑडिट एंगेजमेंट। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है तो तुमको एक्सेप्ट नहीं करना, क्या करना है बिफोर बिफोर एक्सेप्टिंग तुमको डिस्क्लोज करना है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट विल बी डिसाइडेड एज पर हिज प्रोफेशनल जजमेंट, डिस्क्रिशन एंड सर्कमस्टांसेस। देखिए यहाँ पे दो चीज बोल दिया है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट एंड सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर होगा, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो क्या करना पड़ेगा, एक लिमिट दिया हुआ है, अगर लिमिट से ज्यादा होगा तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लिमिट से कम है डिस्क्लोज करना है फिर एक्सेप्ट करना है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट डिपेंड होता है कि उसका प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर, उसका प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर, उसका डिस्क्रिशन के ऊपर और सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। अगर उसको लग रहा है कि भैया इस कंपनी का मैंने बाद में जाके शेयर ले लूंगा या फिर मैं इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो जाऊंगा, तो उसको ये सारा चीज ध्यान में रख के, उसको ये सारा चीज ध्यान में रख के फिर उसके बाद ऑडिट करना है, उसके बाद ऑडिट करना है, ठीक है। थ्रेट्स रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, ठीक है, क्या क्या थ्रेट्स है रिलेटेड टू सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, प्रोफेशनल सर्विस टू टू और मोर क्लाइंट विद द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर दो क्लाइंट को एक संग तुम सर्विस दे रहा है, ए को भी सर्विस दे रहा है बी को भी सर्विस दे रहा है, दोनों जन क्या है, कॉम्पिटिटर है, दोनों जन क्या है, कॉम्पिटिटर है, तो हो सकता है तुम इसका बात इसको बता दे, इसका बात इसको बता दे, तो इसको सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, ठीक है, ऑडिटर और क्लाइंट का इंटरेस्ट क्या कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, इस अदर से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ऑडिटर चाहता है कि शेयर का दाम बढ़े और क्लाइंट चाहता है शेयर का दाम घटे, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, दोनों एक दूसरे से क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट करेगा, ऑडिटर चाहेगा ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे और क्लाइंट चाहेगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे, ठीक है। Secretary auditor should not accept the audit of another client, he should not accept the audit of another client who is in competition with the existing or एग्जिस्टिंग क्लाइंट, ठीक है, एग्जिस्टिंग या एग्जिस्टिंग क्लाइंट के संग अगर कंपटीशन है तो उस क्लाइंट का तुमको एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा ऑडिट, दोनों अगर एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है तो एक क्लाइंट का अगर तुमने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, कॉम्पिटिटर का नहीं करना चाहिए ऑडिट एक्सेप्ट, ओके। ट्रांजैक्शनल एडवाइजरी सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, जो अगर उसको इंफॉर्मेशन मिला ड्यूरिंग द ऑडिट, अगर मान लो वो ऑडिट कर रहा है, उसको ऑडिट करते समय कुछ इंफॉर्मेशन मिला, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस में वो क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शनल एडवाइजरी सर्विस दे रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, तो ये नहीं लगेगा, ये चीज नहीं लगेगा। इन लीगल डिस्प्यूट विद एग्जिस्टिंग क्लाइंट, किसी क्लाइंट के संग तुम्हारा लीगल डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बोलते हैं, तो ये सब्सटैंशियल इंटरेस्ट के समय उसको ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। या फिर लाइसेंसर है या फिर लाइसेंसी है, एग्जिस्टिंग ऑडिटर, एग्जिस्टिंग क्लाइंट का क्या है, लाइसेंसर या फिर लाइसेंसी, लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट हो रखा है, उसका तुम फ्लैट में रह रहा है, लाइसेंस अग्री, तुम उसका लाइसेंसी है, या फिर तुम उसको फ्लैट दे रखा है, तुम उसको ऑफिस दे रखा है, तो उस वैसा क्लाइंट का तुमको ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो बोला सब्सटैंशियल इंटरेस्ट अगर है तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो अगर एज पर क्लॉज 4 ऑफ सेकंड शेड्यूल द ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट एंड इफ इज नॉट इंडिपेंडेंट इन दैट केस ही शुड डिस्क्लोज द सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट, ठीक है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट किस चीज से डिसाइड होगा, प्रोफेशनल जजमेंट से डिसाइड होगा, डिस्क्रिप्शन से डिसाइड होगा, सर्कमस्टेंसेस से डिसाइड होगा। कहां कहां थ्रेट आता है, अगर क्लाइंट अगर प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है दो क्लाइंट को, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, या फिर क्लाइंट का प्रोफेशनल का इंटरेस्ट और क्लाइंट का इंटरेस्ट एक संग से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, उसका एग्जांपल क्या है, अगर दो एक क्लाइंट और दूसरा क्लाइंट दोनों कंपटीशन में, तुम एक क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया, दूसरा क्लाइंट का एक्सेप्ट नहीं करना है। ट्रांजैक्शनल एडवाइजरी सर्विस दे रहा है, तुम ट्रांजैक्शन का एडवाइजरी सर्विस दे रहा है, तुमको खुद को इन्फॉर्मेशन पता चला क्लाइंट को ऑडिट करके, अब तुम उसी को एडवाइजरी सर्विस देगा तो गलत हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। या फिर तुम्हारा लीगल डिस्प्यूट एग्जिस्टिंग क्लाइंट के संग, या फिर तुम लाइसेंसर या लाइसेंसी है उस क्लाइंट का, तो तुमको एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा। This conflict of interest should not compromise the professional judgment, should not compromise the professional judgment। अगर तुम्हारा conflict of interest के कारण तुम्हारा जजमेंट इम्पार्ट हो रहा है, तुम्हारा जजमेंट इम्पेयर हो रहा है, तो तुमको ऑडिट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा जजमेंट मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू देना है कि नहीं देना है, वो अगर तुम्हारा इफेक्ट हो जा रहा है ये सारा चीज से, तो तुमको ऑडिट नहीं करना चाहिए, ठीक है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फिडेंशियलिटी भी ऑडिटर को मेंटेन करके रखना पड़ता है ऑडिट एंगेजमेंट में। ऑडिटर्स ड्यूटी इज टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एज पर क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, एज पर क्लॉज 1 पार्ट 1 ऑफ द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट। ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखना पड़ता है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या करता है, he should not disclose any information, auditor cannot disclose to anyone auditees without the auditees approval, ऑडिटी का अप्रूवल के बिना तुम ऑडिटर का इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता इन द एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर तुमको कुछ इंफॉर्मेशन एक्वायर हुआ है तो तुम उसको किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर तुमको रिक्वायर्ड बाय लॉ है, अगर लॉ ही तुमको बोल रहा है कि तुम दो वो इंफॉर्मेशन, कोर्ट तुमसे मांग रहा है तो तुमको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, ठीक है। ऑडिटर शुड नॉट मेक इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर, कैनॉट लीक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन सोशल एनवायरनमेंट। जैसे सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकेगा, सोशल मीडिया में हे डूइंग रिलायंस ऑडिट और पीछे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखा हुआ है, पीछे में पूरा प्रॉफिट दिख रहा है, तो वैसा चीज नहीं कर सकता। ही कैन नॉट लीक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, इन एडवर्टेंट डिस्क्लोजर नहीं करना पड़ेगा, मतलब गलती से भी डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। पर्सनल एडवांटेज के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं हुआ, कैनॉट यूज ऑडिटीज इन्फॉर्मेशन ऑन हिज ओन एडवांटेज और थर्ड पार्टी का एडवांटेज, के लिए या फिर खुद का एडवांटेज के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन का यूज नहीं कर सकता। कैनॉट लीक कॉन्फिडेंशियलिटी इवन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ऑडिटी, ठीक है।
ठीक है, कैनॉट डिस्क्लोज, कैनॉट लीक कॉन्फिडेंशियलिटी इवन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ऑडिटी। कौन सा ऑडिटी नया आ रहा है काम करने के लिए, कौन सा ऑडिटी प्रोस्पेक्टिव ऑडिटी, कौन सा ऑडिटी का तुम नया कोई ऑडिटी का काम पकड़ना चाहता है, तो बोला नहीं क्लाइंट के संग मीटिंग करेगा, प्री बिड मीटिंग करेगा, उसमें कुछ तुमको इन्फॉर्मेशन मिल गया तो तुम वो इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। प्रोस्पेक्टिव ऑडिटी का भी कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। ठीक है, अभी तक तुम उसको ऑडिटर बनना नहीं है, लेकिन वो तुम्हारा प्रोस्पेक्टिव ऑडिटी है तो तुम उसका भी क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन दे डिस्क्लोज नहीं कर सकता। कैनॉट स्प्रेड इन्फॉर्मेशन इन फर्म और ऑडिटीज ऑर्गेनाइजेशन, अपना टीम मेंबर को भी तुम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकता है। ऑडिटिंग स्टाफ शुड आल्सो मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, तुमको अपना स्टाफ को भी कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। दे शुड बी अ कंट्रोल ऑफ स्टाफ, तुम अपना स्टाफ को भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उन लोग को भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब वो ये नहीं कि बाहर जाके वो लोग अपना इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, द टर्म इन्फॉर्मेशन मीन्स एनी इन्फॉर्मेशन विच इज नॉट अवेलेबल ऑन पब्लिक डिमांड, पब्लिक को जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है उसको इन्फॉर्मेशन मानते हैं, वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा। मतलब यूपीएसआई, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ओके, अब देखिए देयर इज अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, देयर शुड बी लिमिट ना अंडर द नंबर ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तुम कितना एंगेजमेंट कर सकते हैं, हजारों करोड़ों एंगेजमेंट कर सकते हैं, नहीं इतना सारा शादी तो नहीं कर सकते ना, लिमिट है कि तुम कितना शादी कर सकते हैं। ठीक है, द लिमिट ऑन नंबर ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है, कितना एंगेजमेंट कर सकते हैं। 10 सेक्रेटरियल ऑडिट पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, पर पार्टनर। ठीक है, बट इफ अंडरटेकन बाय अ पीयर रिव्यूअर देन 15 पार्टनर, ठीक है, देन 15 पर पार्टनर। ठीक है, 15 पार्टनर्स। ठीक है, बोल रहा है कि 10 सेक्रेटरियल ऑडिट इन अ फाइनेंशियल ईयर पर पार्टनर, एक पार्टनर पर फर्म, एक पार्टनर, एक फर्म में मान लो 2 पार्टनर है तो दोनों जन मिला के 10-10-20 ऑडिट कर सकता है। ठीक है, एक पार्टनर, पर पार्टनर का लिमिट कितना है 10, एक साल के अंदर हमें 10, लेकिन अगर पीयर रिव्यूड है तो 15 कर सकता है। ठीक है, अब तो पीयर रिव्यू मैंडेटरी हो गया सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए, तो 15 ऑडिट करना पड़ेगा। ठीक है, 5 सेक्रेटरियल एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट पर पार्टनर, 5 secretarial annual compliance report per partner, but if undergoing peer review then 10 per partner। तो लिमिट क्या है सेक्रेटरियल ऑडिट के ऊपर, कितना है 10, 15, और सेक्रेटरियल एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट, सेक्रेटरियल एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट 5 और 10, अगर पीयर रिव्यूड है तो 15, यहाँ पे सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट और कंप्लायंस रिपोर्ट है तो 10, कंप्लायंस रिपोर्ट है तो 10। If not undertaken peer review then cannot undertake secretarial audit or annual compliance report to the following। ठीक है, बोला कि अगर पीयर रिव्यूड नहीं है तब नहीं कर सकता ऑडिट, ऑल कंपनीज का नहीं कर सकता है फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। इसके पहले तो लिमिट था दूसरा, अब कितना भी कोई भी कंपनी अगर हो तुम उसको ऑडिट नहीं कर सकता, सेक्रेटरी ऑडिट भी नहीं कर सकता, एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट भी नहीं कर सकता, एनुअल कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी नहीं दे सकता अगर तुम्हारा क्या है पीयर रिव्यूड नहीं है। तो पीयर रिव्यू होना जरूरी है। लिमिट कितना है पीयर रिव्यूड का 15 और 10, 15 और 10। सेक्रेटरी ऑडिट कर रहे हो तो 15 का लिमिट है, और एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट दे रहे हो तो कितना है 10, तो कितना है 10। ठीक है, बिना पीयर रिव्यूड, अगर पीयर रिव्यूड नहीं है तो ये दोनों काम आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, वॉट आर द प्री कंडीशन बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग एनी एंगेजमेंट। कुछ कुछ प्री कंडीशन है ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले, कुछ कुछ आपका प्री कंडीशन है। देयर शुड एग्जिस्ट एन एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर सेक्रेटरियल एंड नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कंपनी में क्या होना चाहिए एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट शुड एग्री दैट देयर रिस्पांसिबिलिटी इज टू अप्लाई दोज रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो उसको अप्लाई करना पड़ेगा मैनेजमेंट को। दे शुड बी एन एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर सेक्रेटरियल एंड नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपनी अगर रिपोर्ट कुछ बनाएगा ही नहीं तो हम कैसे ऑडिट करेंगे, तो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, और कंपनी का मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि वो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को अप्लाई करे। ओके, मैनेजमेंट शुड एग्री टू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन available with the management necessary for the audit, additional information the auditor may require, and unrestricted access to the persons within the organization। within the organization हम किसी से भी बात कर सकते हैं, उसके बाद necessary information आपको देना पड़ेगा, additional information मांगे वो भी देना पड़ेगा, undertake करना unrestricted access मेरे को देना पड़ेगा। साथ ही साथ there should be applicable reporting framework for financial and non financial statement for secretary and non financial statement, and management को वो reporting framework अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अपना ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, What are the limitations to the scope of audit? Auditors shall not accept the audit unless required by the law. Management should not impose any restriction on the auditor which prevent him for doing his duty. Management कुछ restriction impose नहीं कर सकता, limitations impose नहीं कर सकता auditor के ऊपर। अगर ऐसा limitations है तो auditor को accept नहीं करना चाहिए, audit बीच में छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट, अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। एंगेजमेंट में एक्सेप्ट नहीं करूंगा, एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कुछ कुछ फैक्टर्स है वो ध्यान में रख के हमको करना पड़ेगा। इफ द प्री कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट देन द ऑडिटर शैल डिस्कस विद द मैनेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ, द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। जो प्री कंडीशंस अभी हम लोग ने पढ़ा ना, एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं है, मैनेजमेंट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, भैया हम लोग को नहीं पता, हम लोग कुछ कंप्लायंस करते नहीं है ना, तुमको बुक्स ऑफ अकाउंट देखने देंगे ना किसी से बात करने देंगे। अगर ऐसा कुछ है लिमिटेशंस है स्कोप में तो ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए
चाहिए ऑडिट एंगेजमेंट, ही शुड डिस्कस विद द मैनेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ, ही शुड नॉट एक्सेप्ट। अगर लॉ बोलता है, कोर्ट बोलता है कि नहीं करो ऐसा कंपनी का ऑडिट, तो तुमको करना पड़ेगा। अगर कोर्ट नहीं बोल रहा है तुमको ऑडिट करने के लिए, तो मत करो ऑडिट, ठीक है, मत करो अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ, ठीक है। ही शुड नॉट एक्सेप्ट द रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज नॉट अप्लाइड और इज नॉट एक्सेप्टेबल। द रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाइड, जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मैनेजमेंट ने लगाया वो अगर तुमको एक्सेप्टेबल नहीं है, मत करो ऑडिट, ठीक है। एग्रीमेंट नॉट कंक्लूडेड विद द प्रीवियस ऑडिटर, ठीक है, प्रीवियस ऑडिटर का टर्म अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उससे पहले तुमसे काम करा रहे, नहीं चलेगा। इफ द रिपोर्ट डिफर्ड फ्रॉम द एक्सेप्टेड फॉर्म एंड मैनर, जो रिपोर्ट है एज पर द फॉर्मेट नहीं है, एज पर द फॉर्मेट नहीं, आईसीएसआई का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से नहीं है, तो तुमको ऑडिट नहीं करना चाहिए, तुमको ऑडिट नहीं करना चाहिए। दीज आर व्हाट लिमिटेशंस, दीज आर व्हाट लिमिटेशन, प्री कंडीशन। अगर प्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो तुमको ऑडिट नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्री कंडीशंस क्या है भैया, मैनेजमेंट के रिपोर्टिंग एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना पड़ेगा फॉर नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो मैनेजमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। उसके बाद मैनेजमेंट को अग्री करना पड़ेगा, तुम इन्फॉर्मेशन देगा, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा वो भी देगा, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करेगा। अगर कुछ भी लिमिटेशंस है ऑन द स्कोप ऑफ वर्क, ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा अनलेस इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। इफ द प्री कंडीशंस आर प्रेजेंट, इफ द प्री कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट, मैनेजमेंट से डिस्कस करो, नहीं सेटिस्फाई हो रहा है मत करो ऑडिट, लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो लगाया है मैनेजमेंट, अगर तुमको एप्लीकेबल एक्सेप्टेबल नहीं है मत करो ऑडिट। अग्रीमेंट अभी तक प्रीवियस ऑडिटर का खत्म नहीं है, मत करो ऑडिट। अगर तुमने जो रिपोर्ट है वो फॉर्म से डिफर करता है, जो आईसीएसआई का फॉर्म है, मत करो ऑडिट, ठीक है, मत करो ऑडिट, एक्सेप्ट मत करो ऑडिट, ठीक है। क्या ऑडिट एंगेजमेंट में चेंजिंग हो सकता है? ऑडिट एंगेजमेंट का टर्म में कुछ चेंजिंग हो सकता है? जी हाँ, चेंजिंग हो सकता है, ऑडिट एंगेजमेंट का टर्म में चेंज हो सकता है अगर म्यूचुअल कंसेंट है बोथ ऑडिटर का एंड ऑडिटी का, ऑडिटर एंड ऑडिटी दोनों का अगर म्यूचुअल कंसेंट है तो चेंज हो सकता है टर्म में, ठीक है। एंड मस्ट बी ड्यू टू जस्टिफाइबल रीजन, अगर जस्टिफाइबल रीजन है तो चेंज अलाउड है। नो चेंज इज अलाउड इफ प्रोवाइड लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, अगर लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलता है, तुमको लगता है कि नहीं यार तुमको एश्योरेंस कम मिलेगा, तुम ठीक से अपना ओपिनियन नहीं दे पाएगा, तुम्हारे पास लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस रहेगा, नहीं यार कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट तुम चेंज नहीं करेगा। एनी चेंजेस मेड थ्रू अ सप्लीमेंट, न्यू एंगेजमेंट लेटर, एनी चेंजेस मेड थ्रू अ सप्लीमेंट या फिर न्यू एंगेजमेंट लेटर। देखो तुम्हारा ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बन गया, ऑडिट एंगेजमेंट बन गया, इसमें टर्म्स एंड ऑडिट एंगेजमेंट लिखा हुआ है, बोला चेंज, चेंज कर सकते हो। अगर चेंज कर सकते हो प्रोवाइडेड नंबर वन म्यूचुअल होना चाहिए, म्यूचुअल चेंज होना चाहिए, दोनों जन आपस में बैठ के डिसाइड किया तो हाँ चेंजेस अलाउड है, दोनों जन बैठ के अगर डिसाइड किया। जस्टिफाइबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जस्टिफाइबल होना चाहिए, जस्टिफाइबल होना चाहिए। लेकिन अगर इस चेंज से तुमको रीजनेबल एश्योरेंस जो मिलता है वो कम हो जाएगा, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस मिल जाएगा तुमको, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस अगर मिलेगा, द ऑडिटर इज नॉट हैविंग अ फुल रीजनेबल एश्योरेंस, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, तुम अपना फाइंडिंग्स जो किया उसके बेसिस में जो कंक्लूजन किया वो प्रॉपरली कर नहीं पाएगा, तो तुमको चेंज अलाउड नहीं है, तो फिर चेंज मत करो, ठीक है। या फिर या फिर या फिर तुम्हारा चेंज, तुमको चेंज करने के बदले तुम न्यू एंगेजमेंट लेटर कर रहा है, क्या कर रहा है, न्यू एंगेजमेंट लेटर। तुम कोई भी चेंज करेगा अगर नया टर्म्स ऑफ कंडीशंस है तो तुमको नया एग्रीमेंट, नया एंगेजमेंट लेटर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नया एंगेजमेंट, तुम उसमें एक एडेंडम नहीं डाल सकता, तुमको पूरा एंगेजमेंट लेटर ही चेंज करना पड़ेगा, तुमको पूरा एंगेजमेंट, न्यू टर्म्स और न्यू एंगेजमेंट लेटर। एनी चेंज इज मेड थ्रू अ सप्लीमेंट या फिर न्यू एंगेजमेंट लेटर, सप्लीमेंट लगाना पड़ेगा या फिर नया एग्रीमेंट, नया एंगेजमेंट। तुम ये नहीं बोल सकता, वर्बली डिसाइड नहीं कर सकता, नया एंगेजमेंट लेटर बनना पड़ेगा, ठीक है, नया एंगेजमेंट लेटर बनाना पड़ेगा, ओके डन। अब आ जाओ फॉर्मेट देख लेते हैं, आ जाओ फॉर्मेट देख लेते हैं, कम्युनिकेशन टू द प्रीवियस ऑडिटर का फॉर्मेट देख लेते हैं। ये देखिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट है, किसको देते हैं, टू बीओडी को देते हैं, ठीक है। प्रपोज अपॉइंटमेंट एज अ सेक्रेटरी ऑडिटर, वी थैंक यू फॉर योर कम्युनिकेशन डेटेड इतना, सीक योर कंसेंट टू एक्ट एज अ सेक्रेटरी ऑडिटर टू योर कंपनी, ठीक है, ऑफ योर कंपनी, आई गिव माई कंसेंट फॉर बीइंग एन अपॉइंटमेंट, ठीक है, कि I am eligible for appointment and not disqualified. Proposed appointment is within the limit, not having any substantial conflict of interest, and this I do not have any conflict of interest. ठीक है, if I do have any conflict of interest which are as below, अगर कोई conflict of interest है तो नीचे में आप बोल दीजिए, ठीक है। तो चार चीज आपको बताना पड़ेगा, that you are not disqualified, देखिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट टू बीओडी कंपनी लिमिटेड, जो भी कंपनी है, ठीक है, ठीक है, वो लिख दीजिए टू बीओडी, ठीक है। सब्जेक्ट प्रपोज्ड, सब्जेक्ट proposed appointment as auditor, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे लिखना है थैंक यू फॉर योर कम्युनिकेशन
टू गिव माई कंसेंट, ठीक है। थैंक यू फॉर योर कम्युनिकेशन, 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 ठीक है। थैंक यू फॉर कम्युनिकेशन डेटेड टू गिव माई कंसेंट टू एक्ट एज एन ऑडिटर। फिर दे दो आई गिव माई कंसेंट, ठीक है। आई गिव माई कंसेंट फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर, फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर, ठीक है। फिर लिखिए आई डू हेयर बाई कन्फर्म, आई डू हेयर बाई कन्फर्म दैट नंबर वन आई एम एलिजिबल एंड नॉट डिस्qualified to act as an auditor under CS Act 1980. Number two, within the limit as prescribed. No substantial conflict of interest. ठीक है। एंड नंबर फोर, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आई हैव द फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो लिस्ट करना पड़ता है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लिस्टेड बिलो। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो नीचे दे दीजिए, ठीक है। फिर डेट दे दीजिए, थैंक यू सिंसियरली, थैंक यू सिंसियरली, ठीक है। डन। तो देखिए ऐसे आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देते हैं, क्या देते हैं, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ओके। अब देखिए एंगेजमेंट लेटर कैसे जाएगा, स्पेसिमेन एंगेजमेंट लेटर। तो एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या चीज आता है, स्कोप ऑफ वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग ने बोला ना, नेचर ऑफ एंगेजमेंट, फिर उसके बाद स्कोप ऑफ वर्क, फिर उसके बाद ऑडिटर्स ड्यूटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारा अलग अलग पैराग्राफ रहेगा। टू द कंपनी, ठीक है, टू एबीसी लिमिटेड, कंपनी सेक्रेटरी का एड्रेस, ठीक है। डियर सर, द एंगेजमेंट लेटर इज प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग, ठीक है, ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। तो एबीसी लिमिटेड को हम लोग को किसको लिखना है, ऑडिटर को लिखना है। कंपनी लिखेगा ऑडिटर को, कंपनी लिखेगा ऑडिटर को, टू एबीसी लिमिटेड कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। उसके बाद पूरा जो नेचर, जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लिखे थे ना, वो पूरा रहेगा। स्कोप ऑफ वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, टाइम लाइन, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंडेमनिटी फॉर एक्स वाई जेड लिमिटेड, डेट, प्लेस, डायरेक्टर का सिग्नेचर, ठीक है, डायरेक्टर का सिग्नेचर, ठीक है। डन, डन, ओके, ठीक है। अब ये देखिए प्रीवियस कम्युनिकेशन, प्रीवियस कम्युनिकेशन कैसे रहेगा, इंटीमेशन इन द टर्म्स ऑफ क्लॉज 8 इतना, आई हैव गिवन द वर्क हैज बीन अप्रोच्ड फॉर द बाय द मैनेजमेंट with itna later we understand that the earlier above professional work was carried by you during the financial year. I request you to kindly take this communication as an intimation to given to the previous auditor, ठीक है। तो ये से इंटीमेशन देगा, ऐसे क्या होगा, इंटीमेशन देगा, ओके। तो इंटीमेशन का भी फॉर्मेट हम लोग ने कर लिया और ये भी कर लिया, इंटीमेशन, इंटीमेशन टू द प्रीवियस ऑडिटर। इंटीमेशन टू द प्रीवियस ऑडिटर कैसे होता है, इंटीमेशन टू द प्रीवियस ऑडिटर, इंटीमेशन टू द प्रीवियस ऑडिटर का सीएस एड्रेस, अपना सीएस दे दो, उसका सीएस का नाम लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, टू सीएस, उसका एड्रेस, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट दोगे, क्या सब्जेक्ट, इंटीमेशन अंडर क्लॉज 8 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट, ओके। इंटीमेशन अंडर क्लॉज 8 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीएस एक्ट 1980, ठीक है। आप लिखोगे वी हैव बीन अप्रोच्ड, देखो आईसीएस, ये वी हैव बीन अप्रोच्ड बाय मेसर्स इतना कंपनी, ठीक है, for in practicing I have been approached by the management of dash 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 limited for financial year to render our service during the financial year इतना, ठीक है। तो ये पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई सी एस दीपक अग्रवाल डेजिग्नेटेड
पार्टनर ऑफ मेसर्स DDA Limited, DDA LLP have been approached by management of XYZ Limited to conduct the secretarial audit or to render my professional services. ठीक है, टू रेंडर माई प्रोफेशनल सर्विसेज, देखो टू रेंडर माई प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर, रेंडर माई प्रोफेशनल सर्विसेज डॉट डॉट डॉट, जितना भी सर्विसेज का नाम है वो लिख दीजिए, फॉर द फाइनेंशियल ईयर डैश डैश दे दीजिए, फाइनेंशियल ईयर डैश टू डैश. आई अप्रिशिएट द फैक्ट दैट you were rendering the following financial services, the following professional services. You were rendering your following professional services for the financial year. ठीक है, for the financial year dash dash. Okay. ठीक है, we request you to kindly take this communication as an intimation to the previous auditor under clause 8 of first schedule of CS Act 1980. ठीक है, फिर उसके बाद थैंकिंग यू लिख दीजिए, थैंकिंग यू, रिगार्ड्स, रिगार्ड्स लिख दीजिए, रिगार्ड्स CS मेंबरशिप नंबर, ठीक है, मेंबरशिप नंबर लिख दीजिए, COP नंबर लिख दीजिए, फर्म का नाम लिख दीजिए, COP नंबर, फर्म नेम, ठीक है, फर्म का नाम लिख दीजिए, फर्म का यूनिक कोड दे दीजिए, फर्म का कोड जो होता है वो दे दीजिए, फर्म का कोड, डेट, प्लेस. ठीक है, समझ में आया? ओके. अब देखिए एंगेजमेंट लेटर कैसे होगा. एंगेजमेंट लेटर, अगर हम लोग एंगेजमेंट लेटर लिख रहे हैं, एंगेजमेंट लेटर, एंगेजमेंट लेटर कौन देगा? कंपनी देगा ना एंगेजमेंट लेटर. ठीक है, तो ये किस में जाएगा? लेटर हेड ऑफ द कंपनी. लेटर हेड ऑफ द कंपनी में जाएगा टू मेसर्स XYZ LLP, जिस कंपनी को आप लिख रहे हैं. ठीक है, उसका एड्रेस, सब्जेक्ट लिखिए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. तो उसमें पूरा टर्म्स लिख दीजिए. यहाँ पे देखिए हम लोग ने पढ़ा है ना, यही ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्क, ऑडिट लिमिटेशन, ऑडिट प्लान, पर्पस ऑफ द ऑडिट, टाइमलाइन ऑफ द ऑडिट, डिटेल ऑफ प्रीवियस ऑडिट एंड ऑडिट फीस. ये पूरा दे दीजिए. ठीक है, ये पूरा दे दीजिए. ठीक है, राइट एंटायर नेचर ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. ठीक है, राइट ऑल पॉइंट्स, राइट ऑल पॉइंट्स फ्रॉम 1 to 10. ठीक है, एंड लास्ट में क्या देना पड़ेगा? रिगार्ड्स डायरेक्ट, डेट, प्लेस, डायरेक्टर का साइन. ठीक है, मेसर्स XYZ लिमिटेड, मेसर्स ABC लिमिटेड, XYZ तो इसका नाम है ना. ठीक है, समझ में आया? तो ये लेटर हेड है एंगेजमेंट लेटर का. ठीक है,
डन। तो यहाँ पे देखिए आपका पूरा जबरदस्त तरीके से एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट CS AS1 का रिवीजन कंप्लीट हो गया पूरा जबरदस्त तरीके से। हम लोगों ने पूरा ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट रिवीजन में हम लोग नया वाला कोई चैप्टर लेके आएंगे। आपका पार्ट भी देखिए धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। सबसे पहले हम लोग ने सेक्रेटरियल ऑडिट कर लिया, फिर उसके बाद हम लोग ने वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट कर लिया, आज हम लोग ने ऑडिट एंगेजमेंट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे जबरदस्त वाला चैप्टर, कोई ना कोई जबरदस्त वाला चैप्टर लेंगे। और जरूर से चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो के एंड में कमेंट करिएगा। जबरदस्त तरीके से देखिए मेहनत हो रहा है पूरा, देखिए हैंड रिटन नोट जबरदस्त तरीके से आप लोग का बनाया हुआ है और हैंड रिटन नोट से ही रिवीजन हो रहा है, जिससे कि क्या होगा, जो नोट्स आपने बनाए हैं वही नोट से क्या करोगे, आप रिवीजन कर लोगे। अब जाके जब हम लोग का रिवीजन कंप्लीट हो गया, अब जाके आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लोगे। मेरा एक वर्कबुक है, अगर वो वर्कबुक से आपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिया, देखिए आपको एक वर्कबुक मिला होगा। अगर वर्कबुक आपको नहीं मिला है तो www.meplclasses.com में जाएंगे, वहां पे वर्कबुक के अंदर में आप वर्कबुक परचेज भी कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है, उसमें पूरा पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारा क्वेश्चन वहां पे आपको मिल जाएगा, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ आंसर्स के संग मिलेगा। तो आप घर में अपना आंसर्स लिख के आप उससे रेफर भी कर सकते हैं। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो के एंड में कमेंट करिएगा और प्लीज़ फ्रेंड को भी रेफर करिएगा। ठीक है, फ्रेंड को भी रेफर करिएगा, जिससे कि वो भी, उनको भी बहुत फ़ायदा मिले, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ओके।